जय हिंद साथियों, जी के भाई कोकल सर के इस YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो अपना मेवाड़ का इतिहास चल रहा था ना, और मेवाड़ के 6 भाग मैंने डाल दिए थे। तो पीछे वाले जो एपिसोड है भाग 6, उसका अपन रिवीजन कर लेते हैं। तो अपन ने पढ़ा था कि मोकल का जो कार्यकाल था वो था 1421 से 1433 के अंदर। तो मैंने कहा मोकल के टाइम क्या है, युद्ध वगैरह कम हुए थे तो कल्चर को बढ़ावा मिला था। मोकल ने क्या है, एक लिंग मंदिर का क्या बनाया था, परकोटा बनवाया था और उसके 3 द्वारों का निर्माण करवाया था। मोकल जो है उसकी रानी थी बाघेला वंश की गौरांबिका, और उसके लिए है जो क्या नाम बनवाता है, स्वर्ग प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि नामक जगह पर क्या बनवाता है, कुंड का निर्माण करवाता है। उसका भाई का नाम था बाघ सिंह, और उसके लिए क्या है, एक तालाब का निर्माण करवाता है। ये सारी बातें किसकी है, मोकल की। एक मंदिर है चित्तौड़ के अंदर, त्रिभुवन नारायण मंदिर या समिधेश्वर मंदिर, जो उस मंदिर का क्या करवाता है, मोकल पुनर्निर्माण करवाता है। ठीक है, ये बातें अपन ने किसकी पढ़ी थी, मोकल की। 1433 के अंदर गुजरात का अहमद शाह ने मोकल पर अटैक कर दिया और झीलवाड़ा राजसमंद नामक स्थान पर चाचा मेहरा और मैपा पंवार फायदा उठाते हैं और मोकल की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। ये मोकल के बारे में पढ़ा था। फिर इसके बाद में पढ़ा था कि कुंभा, मोकल का बेटा था कुंभा, और कुंभा का जो कार्यकाल है वो 1433 से लेकर 1468 तक है। ठीक है, कुंभा जब राजा बना तो कुंभा के पास 2 लक्ष्य थे। एक तो उसके पिता के हत्यारों का क्या लेना, बदला लेना, और दूसरा मेवाड़ के अंदर जो रणमल राठौड़ का प्रभाव है उसको क्या करना है, कम करना है। तो पहला जो उसका टारगेट था कि अपने पिता के हत्यारों का बदला लेना, उसने पता लगाया उसके पिता के जो हत्यारे थे मालवा के महमूद खिलजी फर्स्ट के पास में थे। तो मालवा के महमूद खिलजी फर्स्ट से कुंभा ने उसको मांगा, लेकिन उसने देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो फिर इन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ। युद्ध का नाम है सारंगपुर का युद्ध 1437 के अंदर। कुंभा ने उमर खान को सैनिक सहायता देकर सारंगपुर पर अधिकार करवा लिया था। महमूद खिलजी फर्स्ट सारंगपुर पर अटैक करता है, कुंभा इधर से सेना लेके जाता है, सारंगपुर का युद्ध कुंभा जीत जाता है। ठीक है, और महमूद खिलजी फर्स्ट को गिरफ्तार कर चित्तौड़ लिया था। 6 महीने तक चित्तौड़ में रखा था और 6 महीने बाद इसको छोड़ दिया था। और सारंगपुर जो विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़गढ़ के अंदर करवाया था। महमूद खिलजी फर्स्ट को जब छोड़ते हैं तो उसका एक प्रतिनिधि था, उसका नाम था ताज खान, और वो सहायता के लिए कुतुबुद्दीन शाह गुजरात के पास चला जाता है। गुजरात और मालवा के बीच में एक संधि होती है, संधि का नाम है चंपानेर की संधि, है ना, 1456 के अंदर। इसका उद्देश्य था कि कुंभा को हराना है। मेवाड़ का जो भाग गुजरात साइड में आएगा गुजरात रख लेगा, और जिस मालवा साइड में आएगा जो मालवा वाले रख लेंगे। ठीक है, और कुतुबुद्दीन शाह और जो मालवा का महमूद खिलजी फर्स्ट है, इनका साथ सिरोही का सहसमल देवड़ा देता है, लेकिन कुंभा ने इन तीनों को विफल कर दिया था 1457 के बदनूर भीलवाड़ा के युद्ध के अंदर। ठीक है, और कुंभा ये युद्ध भी जीत गया था। और सिरोही का जो सहसमल देवड़ा था उसके खिलाफ कुंभा अपना एक सेनापति भेजता है जिसका नाम है नरसिंह डोडिया, और उसको भी हरा देता है। नागौर का उत्तराधिकारी संघर्ष, फिरोज खान के मरने के बाद उसका भाई मुजाहिद खान और उसका बेटा शम्स खान के बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष चलता है। कुंभा शम्स खान की सहायता देता है, लेकिन शम्स खान ने कुंभा की बिना अनुमति के ही नागौर की किलेदारी प्रारंभ करवा दी थी। इससे कुंभा नाराज होता है और कुंभा उसके खिलाफ सेना भेजता है, और वो सहायता के लिए गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के पास चला जाता है। गुजरात के और मेवाड़ के सीधी कोई लड़ाई नहीं थी, और नागौर के उत्तराधिकार को लेकर गुजरात के और मेवाड़ के विवाद हो गया था। ठीक है, तो शम्स खान किसके पास चला जाता है, कुतुबुद्दीन शाह के पास, और शम्स खान की बेटी की शादी किसके साथ कर देता है, कुतुबुद्दीन शाह के साथ कर देता है। ये तो था कुंभा का जो कुंभा के क्या है, मतलब संघर्ष, लड़ाई वाली बात है। इनसे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। और मैं बताऊं आगे जो बातें हैं, कुंभा की स्थापत्य कला की बातें हैं, कुंभा की साहित्य की बातें हैं, क्या क्या बनवाया था कुंभा ने, इनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। और पता नहीं क्यों राजस्थान के अंदर किसी भी एग्जाम के अंदर अगर एग्जामिनर को ऐसा पता नहीं क्यों नहीं लगता है कि अगर उस एग्जाम के अंदर कुंभा से क्वेश्चन नहीं पूछे ना तो वो एग्जाम को ऐसे मानते, सफल ही नहीं मानते। ठीक है, तो चलो वो वाली बात बता देता हूं मैं। दूसरा जो टारगेट था कुंभा का वो क्या था, रणमल राठौड़ का प्रभाव को कम करना। रणमल राठौड़ ने सिसोदियों के नेता राघव देव, जो कुंवर चुंडा का भाई था, उसकी हत्या कर दी थी, और वो कुंभा को मारना चाहता था। लेकिन हंसाबाई ने मालवा से किसको बुला लिया वापस, कुंवर चुंडा को बुला लिया। हंसाबाई और कुंवर चुंडा और कुंभा और भारमली चारों ने मिलकर भारमली की सहायता से किसको मार दिया, रणमल राठौड़ को मार दिया। रणमल राठौड़ का बेटा था, उसका नाम था राव जोधा। राव जोधा यहाँ से भाग जाता है और बीकानेर के काहुनी गांव में जाकर शरण लेता है। पीछे पीछे से चुंडा भागता है, और चुंडा ने जो राठौड़ों की राजधानी था राव मंडोर, उस पर अधिकार कर लिया था। हालांकि जोधा ने बहुत बार अटैक किए थे, लेकिन वो जीत नहीं पाया था मंडोर को। आखिरकार हंसाबाई ने दोनों के बीच में एक संधि करवा दी सन
संधि का नाम है आवड़ बावड़ की संधि, जो 1453 में करवाई थी। ठीक है, जोधा की बेटी का नाम श्रृंगार कंवर, कुंभा के बेटे का नाम रायमल, दोनों की क्या करवा दी, शादी करवा दी। ठीक है, ये चीजें पढ़ी थी अपन ने कुंभा के संघर्ष के बारे में। आज देखते हैं कुंभा की वो बातें जिससे एग्जामिनर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कुंभा बहुत बड़ा शासक है भाई। तो ये चीजें हैं कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। क्या क्या सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं कुंभा की, तो समझो। देखो ये बात, पहली चीज है कुंभा की स्थापत्य कला। अब ये स्थापत्य कला क्या होती है, देखो कला 3 प्रकार की होती है। एक तो हस्तकला होती है, एक चित्रकला होती है, एक स्थापत्य कला होती है। चित्रकला के बारे में आप सब जानते हो, जो चित्र बनाए जाते हैं वो चित्रकला, हाथों से जो भी कलाकारी की जाती है वो हस्तकला, और स्थापत्य कला के अंदर वह चीजें आती है जिसका अपन निर्माण करवाते हैं, जैसे कि मंदिर है, मस्जिद है, बावड़ियां हैं, छतरियां हैं, हवेलियां हैं, दुर्ग है, महल है, ये सारे किसके अंदर आते हैं, स्थापत्य कला के अंदर आते हैं। तो अब ये कहते हैं कि कुंभा ने स्थापत्य कला का बहुत ज्यादा विकास करवाया था, इस वजह से राजस्थान के अंदर स्थापत्य कला का जनक कौन है, कुंभा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि राजस्थान के अंदर स्थापत्य कला का जनक कौन है भाई, कुंभा है। क्या क्या निर्माण करवाया था इसने, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इसने सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1437 के अंदर। अभी मैंने बताया महमूद खिलजी मालवा का जो फर्स्ट, महमूद खिलजी फर्स्ट और कुंभा के बीच में हुआ था। ये जीत क्या था, इसके जीत के उपलक्ष्य में इसने चित्तौड़ के अंदर एक पिलर बनवाया था, एक स्तंभ बनवाया था, जिस स्तंभ का नाम क्या है, विजय स्तंभ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, विजय स्तंभ कहाँ है, चित्तौड़ के अंदर है। अब इस विजय स्तंभ की क्या क्या बात है, निर्माण कब करवाया, 1439 से लेकर 1459 तक इसका निर्माण करवाया था, 20 साल लगे थे इसके निर्माण के अंदर। ठीक है, अब इसके उपनाम क्या क्या है, सुनो देखो बात। इसको गरुड़ ध्वज कहते हैं, विष्णु ध्वज कहते हैं, कीर्ति स्तंभ कहते हैं, मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं, हिंदू मूर्ति कला का विश्व कोश कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं बताऊं आपको। ये जो विजय स्तंभ है ये 9 मंजिला इमारत है। कितने मंजिला इमारत है भाई, 9 मंजिला इमारत है। प्रत्येक मंजिल की कुछ ना कुछ विशेषता है। आप जब विजय स्तंभ को देखोगे तो विजय स्तंभ 9 मंजिला इमारत है। कितना ऊंचा है, 122 फीट ऊंचा है। ये कितना ऊंचा है भाई, 122 फीट। और इसका जो आधार है वो कितने फीट है, 30 फीट है। अब इनकी 9 मंजिला इमारत, प्रत्येक मंजिल की कुछ ना कुछ विशेषता है। इस पूरे विजय स्तंभ के अंदर बहुत सारी मूर्तियां हैं, हिंदू देवताओं की इतनी मूर्तियां हैं, ऐसे कह सकते हैं कि अपन के पूरा का पूरा संग्रहालय है। ठीक है, तो इस वजह से इसको कहते हैं हिंदू मूर्ति कला का विश्वकोश। भाई हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति है। आप जब इसके गोल ऐसे गोल गोल घूमती घूमती सीढ़ियां जाती है इसके ऊपर। ठीक है, जब इसका जो पहला गेट है पहली मंजिल पर, उस पर किसकी मूर्ति लगी है, विष्णु भगवान की मूर्ति लगी हुई है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, विष्णु ध्वज कहते हैं। ठीक है, और दूसरी मंजिल की कोई विशेषता नहीं है, बहुत सारी मूर्तियां लगी हुई है। ठीक है, तीसरी मंजिल की क्या विशेषता, देखो मैं बताऊं, इस ऐसे याद करना अपने को। तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, अल्लाह। कितने बार लिखा हुआ है, 9 बार। कौन सी मंजिल पर, तीसरी मंजिल पर। याद रह जाएगी बात, तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह लिखा हुआ है। ठीक है, तीसरी मंजिल। 5वीं मंजिल की क्या विशेषता है, 5वीं मंजिल की यह विशेषता है कि जो विजय स्तंभ को बनाने वाले जो कारीगर है, जो वास्तुकार है, उनके नाम लिखे हुए हैं 5वीं मंजिल पर। कौन, क्या क्या नाम है वास्तुकारों के, जेता, पोमा, नापा और पूजा। ठीक है, जेता, पोमा, नापा, पूजा। बोलना देखो, 1-2 बार याद हो जाएंगे। जेता, पोमा, नापा, पूजा। बोलो देख, जेता, पोमा, नापा, पूजा। कौन सी मंजिल पे लिखे हुए हैं, 5वीं मंजिल। ठीक है, अब इसके बाद में 8वीं मंजिल की विशेषता यह है कि 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। अब देखो, इसको कहते हैं अपन हिंदू मूर्ति कला का विश्वकोश है, लेकिन 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। अब बात करें अपन 9वीं मंजिल की, तो 9वीं मंजिल के अंदर एक बार क्या है, बिजली गिर गई थी ना। बिजली गिरने से ये क्या क्षतिग्रस्त हो गया था। इस वजह से इस 9वीं मंजिल का जो है पुनर्निर्माण करवाया था, वो करवाया था किसने, स्वरूप सिंह ने। महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका क्या करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया। ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान है भाई रखना। ठीक है, कि विजय स्तंभ का जो पुनर्निर्माण है वो किसने करवाया था, महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। इसके उपनाम देख लेना एक बार, कीर्ति स्तंभ, मूर्तियों का अजायब घर। अजायब घर वह चीज किसको कहते हैं कि बहुत अलग अलग प्रकार की उसके अंदर मूर्तियां हो, उसको अजायब घर कहते हैं। जैसे राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर अलग अलग प्रकार के बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये विजय स्तंभ की बातें हैं। अभी विजय स्तंभ की बातें खत्म नहीं हुई, वापस देखो कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। अभी बीएसटीसी के एग्जाम के अंदर है ये। ठीक है, सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में इसने चित्तौड़ के अंदर एक इमारत बनाई जिसका नाम विजय स्तंभ है, जो कहाँ है, चित्तौड़ के अंदर है। 1439 से लेकर 1459 तक इसके जो वास्तुकार थे उसका नाम जेता, पोमा, नापा, पूजा है। ठीक है,
इसके जो उपनाम है, गरुड़ ध्वज कहते हैं इसे, विष्णु ध्वज कहते हैं, कीर्ति स्तंभ कहते हैं, मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं, हिंदू मूर्ति कला का क्या कहते हैं, विश्वकोश कहते हैं। अब देखो बहुत सारे कमेंट भी आए इनके ऊपर, क्या क्या कमेंट आए देख। अब इन किसने इसकी तुलना किसके, इतिहासकार है, इतिहासकार कमेंट करते ही है भाई, ठीक है। तो पहला जो इतिहासकार था वो अपने राजस्थान में इतिहास का जनक, जिसका नाम है कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड ने जब विजय स्तंभ को देखा तो इसने कहा यार मैंने ऐसा का ऐसा ही पिलर एक और देखा है दिल्ली के अंदर, कुतुब मीनार, लेकिन मेरे को जब मैं दोनों की तुलना करूँ ना तो मेरे को कुतुब मीनार से अगर बेहतर कोई पिलर लगता है, कोई स्तंभ लगता है, तो वो कौन सा लगता है, विजय स्तंभ लगता है। तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि ये कुतुब मीनार से भी क्या है, बेहतर है। एक इतिहासकार है और फर्ग्यूसन कहता है कि मैंने रोम का टार्जन टावर देखा है, अगर मैं रोम के टार्जन टावर से अगर विजय स्तंभ की तुलना करूँ ना तो इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ कि जो क्या नाम है अपना विजय स्तंभ है वो किसके समान है, रोम के टार्जन टावर के समान है। ये कौन कहता है, फर्ग्यूसन कहता है, ठीक है। प्रतीक किस का प्रतीक बना रखा है विजय स्तंभ को, तो एक तो आप राजस्थान पुलिस की जो वर्दी देखोगे तो राजस्थान पुलिस की जो बायां हाथ होता है वर्दी का जी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे किसका सिंबल लगा होता है, विजय स्तंभ का सिंबल लगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें देखोगे उस किताबों के अंदर फ्रंट जो पेज होगा ना उसके अंदर नीचे बॉक्स बना के उसके अंदर क्या था, विजय स्तंभ था, ठीक है भाई। और विजय स्तंभ का ये लगा होता है। एक है अपना अभिनव भारत, जो वीर सावरकर का ग्रंथ था, क्रांतिकारी संगठन जो था वीर सावरकर का अभिनव भारत, उसका भी प्रतीक चिन्ह अगर कोई हुआ करता था तो वो क्या हुआ करता था, अपने विजय स्तंभ हुआ करता था, ठीक है। 3 का प्रतीक चिन्ह है, पहला राजस्थान पुलिस का है, दूसरा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है, और तीसरा अभिनव भारत जो वीर सावरकर का क्रांतिकारी संगठन था उसका भी प्रतीक था ये क्या, विजय स्तंभ। याद रह जाएगी बात इतनी सी, ठीक है, तुलना और प्रतीक। अब देखो चित्तौड़ के अंदर क्या है, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते होंगे यहाँ पे कि चित्तौड़ के अंदर आप जब देखने जाओगे तो उधर तुलजा भवानी या फिर रानी पद्मिनी महल की तरफ से अगर आप विजय स्तंभ को देखोगे ना तो आपको लेफ्ट साइड के अंदर तो विजय स्तंभ 9 मंजिला इमारत दिखेगी, लेकिन राइट साइड के अंदर एक और इमारत दिखेगी। अब वो कौन सी इमारत है, क्या विजय स्तंभ और जो कीर्ति स्तंभ है और जो जैन कीर्ति स्तंभ क्या एक ही है, क्या दोनों अलग अलग है? इनकी तुलना मैंने आपको यही बता दी भाई, ये भी चित्तौड़ के अंदर है, ये भी चित्तौड़ के अंदर है, ठीक है। अब क्या बात है, देखो सुनो, ये जो कीर्ति स्तंभ है इसका नाम है विजय स्तंभ है और ये कितने मंजिला इमारत है, 9 मंजिला इमारत है। लेकिन अगर अपन बात करें ना जैन कीर्ति स्तंभ की तो ये जैन कीर्ति स्तंभ अलग इमारत है भाई, ठीक है। इसका निर्माण इससे पहले ही हो गया था, विजय स्तंभ से पहले ही। निर्माण कराने वाले का नाम था जीजा साहब बघेरवाल, नाम क्या था भाई, जीजा साहब बघेरवाल। और इस जीजा साहब बघेरवाल ने इसका निर्माण कब करवा दिया था, 12वीं सदी के अंदर ही करवा दिया था, ठीक है। जैनियों का है, जैनियों के भगवान प्रथम जो तीर्थंकर हुए हैं उनका नाम क्या है, आदिनाथ। इसको ये आदिनाथ भगवान को समर्पित है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, आदिनाथ स्तंभ भी कहते हैं, ठीक है। और ये किनका है भाई, जैनियों का है। जैनियों के भगवान कौन से हैं, आदिनाथ भगवान है, इनको समर्पित कर रखा है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, आदिनाथ स्तंभ भी कहते हैं। ये भी कहाँ है, चित्तौड़ के अंदर। अगर आपको पूछे कि इनकी कितनी मंजिला इमारत है तो 7 मंजिला इमारत है। तो जैन कीर्ति स्तंभ अलग है, कीर्ति स्तंभ अलग है। ये कंफ्यूजन अगर हो तो दूर कर लेना, ठीक है। और एक और मैं बात करूं आपको कि जो ये कीर्ति स्तंभ है ना, ये किसे कहते हैं, कीर्ति स्तंभ कहते हैं अपने विजय स्तंभ को। लेकिन इसी विजय स्तंभ के अंदर एक प्रशस्ति लगी हुई है, जिस प्रशस्ति का नाम क्या है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। देखो भाई, ये बहुत बार इसका नाम आएगा, आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये ध्यान रख लेना क्या नाम है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। अब आप कहोगे कि सर ये प्रशस्ति क्या होती है, तो किसी भी राजा की तारीफ करवाना, किसी भी राजा की तारीफ किसी पत्थर पे लिखवा देना, वो क्या है, प्रशस्ति, ठीक है। तो ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहाँ लगी हुई है, विजय स्तंभ के अंदर लगी हुई है। और इसके जो वास्तुकार है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ कंफ्यूज होते हैं लोग कि इसके वास्तुकार कौन है। इसका वास्तुकार अत्रि एवं महेश भट्ट है। क्या क्या जानकारी है आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना सा समझ लो आप कि जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है वो कहाँ लगी हुई है, विजय स्तंभ के अंदर लगी हुई है, ठीक है। और वास्तुकार कौन है इसके, अत्रि एवं महेश भट्ट है। जैन कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला इमारत है। जब आप विजय स्तंभ से थोड़ी सी दूर देखोगे तो है ये, ठीक है। किसको समर्पित है, भगवान आदिनाथ को समर्पित है, इस वजह से इसे आदिनाथ स्तंभ कहते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है, जैन कीर्ति स्तंभ। और ये दोनों कौन से दुर्ग के अंदर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर, ठीक है। अब आगे देखो, अब कुंभा जो है, ये तो बात हो गई कि एक विजय स्तंभ है। और कुंभा स्थापत्य कला के अंदर किस किन किलों का निर्माण करवाते हैं, तो अपने भीलवाड़ा के एक कवि हुए हैं जिनका नाम है श्यामल दास, कवि राजा श्यामल दास। और श्यामल दास जी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है वीर विनोद। क्या नाम है भाई, वीर विनोद।
और इस वीर विनोद में श्यामल दास जी कहते हैं कि मेवाड़ के अंदर कुल 84 दुर्ग है। मेवाड़ के अंदर कुल कितने दुर्ग हैं? 84, जिसमें से 32 दुर्ग का निर्माण अकेला किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। अकेला किसने करवाया है भाई? कुंभा ने। कि मेवाड़ के अंदर 84 दुर्ग है, 84 दुर्गों में से अकेले 32 दुर्गों का निर्माण अकेला किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। अब कौन कौन से दुर्गों का निर्माण करवाया ये चीज देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो पहला दुर्ग है उसका नाम है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है? तो राजसमंद के अंदर है। सभी को पता होगा भाई कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है? राजसमंद के अंदर है। इसका जो वास्तुकार है, इस दुर्ग का जो कारीगर है, उसका नाम क्या था? मंडन था। ये जो मंडन है ये कुंभा का दरबारी था भाई, दरबारी विद्वानों में से एक था मंडन, ठीक है। हालांकि पूरा परिवार यही रहता था, इसका बेटा और इसका भाई सारे यही रहते थे, अभी आगे बता दूंगा मैं। लेकिन ये जो मंडन है ये कुंभलगढ़ दुर्ग का क्या है? वास्तुकार है, कारीगर है। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है ये मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा के ऊपर है, ठीक है। मेवाड़ और किसकी सीमा पर है? मारवाड़ की सीमा पर। इस वजह से इस दुर्ग को कहते हैं मेवाड़ और मारवाड़ सीमा का प्रहरी कहते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग के ऊपर एक दुर्ग है जिसका नाम है कटारगढ़, ठीक है। और कटारगढ़ दुर्ग को अपन नीचे से ऊपर देखते हैं तो सिर की पगड़ी गिर जाती है, ऐसे कहा जाता है कटारगढ़ के बारे में, ठीक है। तो कटारगढ़ दुर्ग को कहते हैं मेवाड़ की आंख। कहने का मतलब आप कटारगढ़ दुर्ग में बैठकर पूरे मेवाड़ को देख सकते हो, ठीक है। और जब मेवाड़ के राजाओं पर संकट आएगा, जब इन पे युद्ध होगा, तो ये भागकर शरण कहाँ लेंगे? कुंभलगढ़ दुर्ग में लेंगे। इस वजह से कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहते हैं। कि जब संकट होता था किसको राजधानी बना लिया करते थे भाई? कुंभलगढ़ दुर्ग को बना लिया करते थे, ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग में एक प्रशस्ति लगी हुई है जिस प्रशस्ति का नाम है कुंभलगढ़ प्रशस्ति, ठीक है। अभी मैंने बताई आपको कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के वास्तुकार अत्रि एवं महेश है, लेकिन कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति है इसको जो वास्तुकार है उसका नाम केवल महेश है। पापा नहीं आए थे, केवल बेटा आया था, अत्रि वहीं रह गया था। कौन आया था? महेश भट्ट। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति के जो वास्तुकार है उसका नाम क्या है? महेश भट्ट। कहाँ लगी हुई है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर लगी हुई है। कुंभलगढ़ दुर्ग में भी कहाँ लगी हुई है? तो एक जगह पड़ती है भाई मामादेव मंदिर, वहां पे, ठीक है। इस मंदिर के अंदर कौन सी प्रशस्ति लगी हुई है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति लगी हुई है। अब इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति से इसकी एक बात मैं कर चुका हूं। हमीर जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था कि हमीर कुंभा की एक पुस्तक है जिसका नाम है रसिक प्रिया, उसके अंदर हमीर को कहा गया वीर राजा। और एक प्रशस्ति है कुंभलगढ़ प्रशस्ति, उस कुंभलगढ़ प्रशस्ति में हमीर को कहते हैं विषम घाटी पंचानन। ये वही प्रशस्ति है भाई जिसमें हमीर को क्या कहा गया है? विषम घाटी पंचानन कहा गया। इसके अंदर और जानकारी मिलती है, कुंभा की तारीफ मिलती है। और कुंभा की तारीफ मिलती है तो कुंभा के बारे में कहता है कि कुंभा धर्म एवं पवित्रता का अवतार है। कुंभा क्या है? धर्म और पवित्रता का अवतार है। एक और मिलती है कि कुंभा कर्ण और भोज के समान दानी है। कर्ण महाभारत वाला कर्ण, महादानी कर्ण, और भोज उज्जैनी का कोई राजा हुआ करता था, राजा भोज, ठीक है। तो इसके बारे में ये कहा जाता था कि राजा भोज इतना महान दानी था कि ये अगर किसी को भी दान में देता कोई भी चीज तो अपनी आंखें झुका लिया करता था, क्योंकि इसको पता नहीं चले कि इसने दान किसको दिया। इतना बड़ा दानी था। और कुंभा को भी कहते हैं कि भाई कर्ण और भोज के समान दानी कौन है? तो अपना कुंभा है, ठीक है। पहला जो दुर्ग है वो वाला जो किला है दुर्ग, वो कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग। आगे कौन कौन से दुर्गों का निर्माण करवाए हैं? श्यामल दास, जो जिसने वीर विनोद किताब लिखी है, 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण केवल किसने किया है? कुंभा ने किया। ये बात बताता है अपने को ना। अब इसके बाद में और कौन कौन से दुर्ग है जिसका निर्माण करवाया? देखो, एक तो अचलगढ़ दुर्ग है, ये सिरोही के अंदर है। इसका कुंभा ने निर्माण नहीं करवाकर 1452 के अंदर इसका क्या करवाया था भाई? पुनर्निर्माण करवाया, पुनर्निर्माण करवाया था, ठीक है। अब और बसंती दुर्ग और मचान दुर्ग, ये तीनों दुर्ग कहाँ है? सिरोही के अंदर है। ये भी कुंभा ने निर्माण करवाया था, ठीक है। भोमड़ दुर्ग कहाँ है? उदयपुर। ये सारी चीजें आपको याद रह जाएगी, ये याद रखने लायक बात। बेराड़ दुर्ग कहाँ है? आप बेराड़ दुर्ग को सुनते ही ऐसे मत कर देना कि बेराड़ तो जयपुर में। बेराड़ जगह कहाँ है? जयपुर में। तो जयपुर में नहीं है भाई, ये बेराड़ दुर्ग कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर है। ध्यान रखना, ये ऑप्शन दे सकते हैं कि बेराड़ दुर्ग कहाँ है कुंभा द्वारा निर्मित, ठीक है। अब ये स्थापत्य कला के अंदर कुंभा ने और क्या क्या करवाए? तो ये तो भाई किले दुर्ग हो गए। कुंभा ने मंदिर भी बनवाए। कौन कौन से मंदिर बनाए? सुनो देखो, एकलिंगजी नागदा के अंदर कुंभा ने विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसको क्या किस मंदिर के नाम से भी जाना जाता है? मीरा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुंभलगढ़, अचलगढ़ और चित्तौड़गढ़, तीन जगह देखो भाई, एक तो कुंभलगढ़ है, एक अचलगढ़ है, एक कहाँ है? चित्तौड़गढ़। यह तीनों पे कुंभा का जो आराध्य देव था उसका नाम था विष्णु भगवान,
ठीक है। और ये कहते हैं कि कुंभा के आराध्य जो देव है विष्णु भगवान, तीनों जगह इसने क्या बनवाए थे, मंदिर बनवाए थे। उसको मंदिर का नाम रखा था कुंभ स्वामी मंदिर, कुंभा का स्वामी विष्णु का मंदिर, ठीक है। कुंभलगढ़, अचलगढ़ और चित्तौड़गढ़ के, ये जो जानकारी है अपने को कि तीनों दुर्ग के अंदर जो मंदिर बनवाया था, ये कहाँ से मिलती है, तो ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में डेट और टाइम से मिलती है कि भाई इस समय कुंभा ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया। अब सुनना देखो बात, यहां से थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, ठीक है। एक मंदिर है चित्तौड़ के अंदर है श्रृंगार चौरी मंदिर, मंदिर का नाम क्या है भाई, श्रृंगार चौरी मंदिर, इसी को कहते हैं शांतिनाथ जैन मंदिर। अब क्वेश्चन आरएस के अंदर ऐसे पूछा था कि शांतिनाथ जैन मंदिर किस धर्म से संबंधित है, उसके अंदर हिंदू धर्म, मुसलमान ये दे रखा था। तो क्वेश्चन की आंसर क्या था उसका कि ये कौन से धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। क्या श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण कुंभा ने करवाया, कुंभा ने नहीं करवाया, लेकिन कुंभा के समय में करवाया था। किसने करवाया था, तो इसका नाम है वेलाग भंडारी। क्या नाम है भाई, वेलाग भंडारी। ये कौन था, ये चित्तौड़ का फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करता, कोषाध्यक्ष हुआ करता था, ठीक है। तो इस कोषाध्यक्ष ने इसका निर्माण करवाया था, श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण, और इसे क्या कहते हैं अपन, शांतिनाथ जैन मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। और क्या क्या निर्माण करवाया देखो कुंभा ने, देखो एक है ये रणकपुर के जैन मंदिर। अब आप वापस वही बात कि रणकपुर के जैन मंदिर क्या कुंभा ने निर्माण करवाया क्या, कि बिल्कुल नहीं करवाए, कुंभा के समय निर्माण करवाया था। अब ये रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ है, तो रणकपुर तो भाई पाली के अंदर पड़ता है, तो ये कहाँ है भाई, पाली के अंदर। और इसका जो निर्माण है वो कब हुआ था, 1439 के अंदर। जिसको ठेका दिया गया था, जिस कारीगर का नाम था उसका नाम था देपाक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रणकपुर के जैन मंदिर है और उनका जो वास्तुकार है उसका क्या नाम था, देपाक। इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था, इसका जो निर्माण करवाया था धर्नक ने, जैन व्यापारी हुआ करता था धर्नक, और उस धर्नक ने इस मंदिर का क्या करवाया था भाई, निर्माण करवाया था, ठीक है। इसके इस मंदिर के कुल जो पिलर है वो कितने, 1444 पिलर है भाई, ठीक है। और ये किसको है समर्पित है, आदिनाथ भगवान, वही आदिनाथ भगवान जैन युग के प्रथम तीर्थंकर, इस वजह से इनको भी क्या कहा जाता है, आदिनाथ स्तंभ कहा जाता है। और ठीक है, और इससे स्तंभों का क्या कहा जाता है, अजायबघर। बहुत ज्यादा स्तंभ है, कहते हैं कि भाई जो ये मंदिर है रणकपुर के जैन मंदिर, जो आप एक तरफ से कहीं से भी खड़े होकर देखोगे तो फर्स्ट वाला पिलर ही दिखेगा, इसके पीछे जितने भी पिलर है वो आपको नहीं दिखेंगे, इतने बढ़िया तरीके से इनको बना रखा है, ठीक है। और चौक है, चौक के अंदर इस वजह से इसको क्या कहा जाएगा, चौमुखा जैन मंदिर। चौक में भगवान आदिनाथ की मूर्ति क्या है, स्थापित है भाई, ठीक है। तो ये वापस देखो एक बार, रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ है, पाली के अंदर है। निर्माण किसने करवाया था, धर्नक ने करवाया था। धर्नक कौन था, जैन व्यापारी था। किसके समय में हुआ, कुंभा के समय में 1439 के अंदर करवाया। इसका जो वास्तुकार था, कारीगर था, उसका नाम क्या था, देपाक। कुल कितने स्तंभ है, 1444 स्तंभ है, ठीक है। इस वजह से इनको क्या कहते हैं, स्तंभों का अजायबघर कहते हैं। आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो कि क्या पता 1444 में इसका निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ और 1439 में निर्माण कार्य स्टार्ट हो, 44 में पूरा हो। इस वजह से इसका स्तंभ भी कितने रख दिए भाई, 1444 रख दिए, ठीक है। और भगवान किसको समर्पित है, आदिनाथ भगवान को समर्पित है, जो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर हुआ करते थे। जैनियों के कुल 24 तीर्थंकर हुए थे भाई, है ना। पहला जो था वो आदिनाथ या ऋषभ देव भगवान थे, और जो लास्ट वाला था वो भगवान महावीर थे। तो ये आदिनाथ स्तंभ, ठीक है। ये तो है कुंभा की कौन कौन सी बातें भाई, स्थापत्य कला वाली बातें, ठीक है। अब कुंभा का साहित्य कि कुंभा क्या करता था, कुंभा क्या कौन कौन सी किताबें लिखी थी कुंभा ने, वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो कुंभा के साहित्य, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है भाई, ध्यान रखना। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि कुंभा जो है संगीतज्ञ था। कुंभा क्या था, संगीतज्ञ था। क्या बजाया करता था, वीणा बजाया करता था कुंभा। क्या बजाया करता था, वीणा। और कुंभा का जो संगीत गुरु था उसका नाम था सारंग व्यास। कुंभा का जो संगीत गुरु था उसका नाम क्या था, सारंग व्यास, संगीत गुरु, ठीक है। ये बातें याद रखना भाई, है ना, संगीत गुरु। पहली चीज, साहित्य में कुंभा क्या था, संगीतज्ञ था। क्या बजाया करता था, वीणा बजाया करता था, ठीक है। और कुंभा का जो संगीत गुरु था, संगीत सिखाने वाला जो गुरु था उसका नाम क्या था, सारंग व्यास। चलो आगे मैं बता देता हूँ। अब कुंभा की किताबें देखो, याद करने का बहुत आसान तरीका है कि कुंभा की किताबें कौन कौन सी है, पुस्तकें। कुंभा की बहुत सारी पुस्तकें हैं भाई, है ना, ठीक है। पहली जो पुस्तक है उसका नाम है सुधा प्रबंध। ये एग्जाम में सीधी सीधी पूछी जाती है भैया ना। दूसरी जो पुस्तक है उसका नाम है कामराज रतिसार। कामराज रतिसार। तीसरी जो पुस्तक है कुंभा की वो है संगीत सुधा। संगीत सुधा।
चौथी जो पुस्तक है इसकी है वो है संगीत मीमांसा। देखो सारी संगीत पे लिखी हुई है, ठीक है। और पांचवी जो पुस्तक है उसका नाम है संगीत राज। संगीत सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई पुस्तक है कुंभा की तो वो कौन सी है? संगीत राज है। अब ये संगीत राज ये अकेले नहीं है, इसके भी 5 भाग है भाई, है ना। अब ये संगीत राज के 5 भाग कौन कौन से देख लो, देख 1 2 3 4 और ये 5 भाग है, ठीक है। कितने भाग है? 5 भाग, ठीक है। पहला है पाठ्य रत्न कोश, पाठ्य रत्न कोश। दूसरा है गीत रत्न कोश, गीत रत्न कोश, ठीक है। तीसरा है नृत्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश। और इसके बाद में वाद्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश। और लास्ट वाली जो पुस्तक है कुंभा की उसका नाम है भाई रस रत्न कोश, रस रत्न कोश। अब देखो इनको याद करने का क्या तरीका है, ठीक है। पहली चीज जो है कुंभा की पहली पुस्तक है उसका नाम है सुधा प्रबंध, इसका नाम सुधा प्रबंध, क्या नाम है? सुधा प्रबंध, ठीक है। दूसरी पुस्तक है उसका नाम है कामराज रतिसार। तीसरी जो पुस्तक है उसका नाम है संगीत सुधा। देखो संगीत सुधा, सुधा प्रबंध, संगीत सुधा, ऐसे याद रखना, सुधा प्रबंध, संगीत सुधा। और संगीत मीमांसा और संगीत राज, संगीत संगीत संगीत, सुधा प्रबंध और कामराज रतिसार। इस तरीके से आपको कैसे भी करके भाई इनको याद करना है, जो भी आपकी ट्रिक बना सकते हो आप, ठीक है। संगीत राज के जो 5 भाग है इनको तो याद करने का सीधा तरीका है, सबसे पहले पढ़ाई करो। और पढ़ाई भी कैसे करो? गीत गाते गाते करो। पढ़ाई करनी है, पढ़ाई कैसे करनी है? गीत गाते गाते करनी है। गीत गाते गाते क्या करने लग जाओ? नाचने लग जाओ, ठीक है। नाचते नाचते क्या करने लग जाओ? बजाने लग जाओ। और बजाते बजाते रस लो और रस लेके सो जाओ, ऐसे। पाठ्य, गीत, नृत्य, वाद्य और रस रत्न कोश, ये कुंभा की क्या है? संगीत राज जो सबसे अच्छी पुस्तक थी कुंभा की, उसके ये 5 भाग है। याद रह जाएगी बात, ठीक है। अब कुंभा ने छोटे नोट्स भी तैयार किए थे, वो कौन कौन से नोट्स है देखो एक बार। टीकाएं, कुंभा ने क्या लिखी थी भाई? टीकाएं। एक तो मैंने बताई थी आपको कि जयदेव, और जयदेव की पुस्तक है उसका नाम है गीत गोविंद। और गीत गोविंद पर कुंभा ने एक टीका लिखी थी जिसका नाम है रसिक प्रिया। और रसिक प्रिया में हमीर को वीर राजा कहा गया है। क्या है भाई? रसिक प्रिया, ठीक है। एक है बाण भट्ट, और बाण भट्ट की पुस्तक का नाम है चंडी शतक, चंडी शतक। और चंडी शतक पर भी कुंभा ने क्या लिखी थी? टीका लिखी थी। एक इतिहासकार है जिसका नाम है सारंगधर, ठीक है, सारंगधर। इसकी पुस्तक का नाम है संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर। और इस संगीत रत्नाकर पे कुंभा ने क्या लिखी थी भाई? टीका लिखी थी। तो 3 टीकाएं आपको याद रखनी है। पहली टीका कौन सी है? जयदेव की गीत गोविंद पर जिसका नाम रसिक प्रिया है। दूसरी कौन सी है? बाण भट्ट की चंडी शतक पर टीका लिखी थी। और तीसरी कौन सी है? सारंगधर की संगीत रत्नाकर पर कुंभा ने क्या लिखी थी? टीका लिखी थी। कुंभा ने 4 नाटक लिखे थे अलग अलग भाषा में, ठीक है। नाटक कितने हैं? 4 है। कौन कौन सी भाषा में है? तो कन्नड़, मराठी, मेवाड़ी और संस्कृत भाषा के अंदर। कितने नाटक लिखे थे कुंभा ने? 4 नाटक लिखे थे। कौन कौन सी? मतलब कुंभा 4 भाषाओं का विद्वान था। कुंभा कितनी भाषाओं का विद्वान था? 4 भाषाओं का विद्वान था, ठीक है। तो वापस देखो कुंभा ने टीकाएं लिखी, कितनी टीकाएं लिखी? 3। जयदेव की गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नाम से टीका लिखी थी इसने, ठीक है। बाण भट्ट की चंडी शतक पर टीका लिखी थी। और ये भाई इनका नाम नहीं है ना, चंडी शतक पर केवल छोटे नोट्स तैयार किए थे, ठीक है। और सारंगधर की संगीत रत्नाकर पर क्या लिखी थी इसने? टीका लिखी थी। नाटक लिखे थे कुंभा ने कितने? तो पहला कन्नड़ भाषा में, दूसरा मराठी में, तीसरा मेवाड़ी में और चौथा संस्कृत। 4 भाषाओं का विद्वान था कुंभा, ये बात याद रह जाएगी। अब कुंभा की जो आगे बातें हैं वो है कुंभा के दरबारी कवि, ठीक है, कि कुंभा के दरबारी कवि कौन कौन से हैं? दरबारी विद्वान, यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता ही आता है 100%। दरबारी विद्वान, जो पहला इसका दरबारी है जो इसके दरबार में रहता था उसका नाम है कान्हा व्यास, कान्हा व्यास, ठीक है।
इस कान्हा व्यास ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है एकलिंग महात्म्य। क्या नाम है भाई? एकलिंग महात्म्य। लेकिन एकलिंग महात्म्य का जो पहला भाग है राजवर्णन, ये कुंभा ने खुद ने लिखा था। राजवर्णन किसने लिखा था? कुंभा ने लिखा था। ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो है इसके दरबारी, उसका नाम है मेहा, और मेहा की जो किताब है उसका नाम है तीर्थमाला। क्या नाम है भाई? तीर्थमाला। ठीक है। तीसरा जो है इसका दरबारी, उसका नाम है गोविंद। ठीक है। चौथा जो है इसका दरबारी, उसका नाम है नाता। ठीक है। और पांचवा जो इसका दरबारी है उसका नाम है गोविंद नाता रमाबाई। ठीक है। टीला भट्ट, टीला भट्ट, सोमदेव सूरी, सोमदेव सूरी। ठीक है। सोम सुंदर सूरी, सोम सुंदर सूरी। ठीक है। सोमदेव सूरी और सोम सुंदर सूरी। जयदेव, इतने दरबारी कवि थे इसके। भुवन कीर्ति, ये क्या है भाई? इसके दरबारी कवि कितने हो गए? 6, 7, 8, 9, 10। इसके दरबारी कवि एक और लिख लो आप, रमाबाई, इसकी बेटी थी कुंभा की। ठीक है। गोविंद नाता, ये जो कौन थे भाई? और एक मंडन, एक और लिख लो आप। अभी मैंने बताया आपको 11 तो 12वें नंबर पे क्या लिख लो? मंडन। ठीक है। अब मंडन का जो भाई था उसका नाम था नाता। ये किसका भाई था भाई? मंडन का भाई, मंडन का भाई। और मंडन का जो बेटा था उसका नाम था गोविंद। ये मंडन का क्या है? मंडन का बेटा। ठीक है। इसने, मंडन ने किताबें लिखी थी, वो लिख देता हूं मैं इधर से मंडन ने। ठीक है। तो वास्तुसार, सॉरी वास्तु मंडन। ठीक है। रूप मंडन, कोदन मंडन, कोदन मंडन। ठीक है। ये जो किसकी है किताबें? मंडन की है। इसका भाई था ये, इसने एक किताब लिखी थी, उसका नाम है वास्तुसार। ठीक है। और अब बचा कौन? गोविंद। गोविंद की किताबें मैं इधर लिख देता हूं भैया ना। ठीक है। द्वार दीपिका, द्वार दीपिका। ठीक है। द्वार धोरणी, द्वार दीपिका, द्वार धोरणी। सार समुच्चय, सार समुच्चय। ठीक है। एक, कितनी किताबें होगी? 3। एक और थी, उसका नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है ना। ये जो किताबें हैं ये किसकी है? अपने गोविंद की है। तो वापस से देखो एक बार, कुंभा के जो दरबारी कवि है वो कौन कौन से हैं? पहला है कान्हा व्यास, जिसने एकलिंग महात्म्य की रचना की, जिसका पहला भाग है राजवर्णन, और वो राजवर्णन किसने लिखा था भाई? कुंभा ने लिखा था। दूसरा जो मेहा है, ये किसकी ये किताब लिखी थी, जिसका नाम है तीर्थमाला। ये अपने को जो कुंभा के समय में कौन कौन से तीर्थ थे, उन तीर्थ स्थानों के बारे में ये जानकारी देता है। कहते हैं कि रणकपुर जैन मंदिर का जब उद्घाटन समारोह हुआ, उसके अंदर कौन भाग लिया? किसने भाग लिया था? मेहा ने भाग लिया था। गोविंद मंडन का बेटा है, और इसने किताब लिखी थी कौन कौन सी? सार समुच्चय, द्वार दीपिका, द्वार धोरणी। एक और किताब है जिसका नाम है कला निधि, कला निधि। ये याद आ गई भाई, है ना। ये 4 किताबें थी, किसकी? अपने गोविंद की। नाता जो मंडन का भाई है, उसकी एक किताब थी जिसका नाम है वास्तुसार। ठीक है। और मंडन की 3 किताबें, एक का नाम है वास्तु मंडन, दूसरे का नाम है रूप मंडन, तीसरे का नाम है कोदर मंडन, एक का नाम है देव मूर्ति प्रकरण, देव मूर्ति प्रकरण, और लास्ट वाली का नाम है राज वल्लभ मंडन। ठीक है। राज वल्लभ मंडन। इसको तो आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे मंडन की किताबें हैं, उसको कैसे याद रख सकते हो? आप ऐसे याद रख सकते हो कि वास्तव में देवराज का रूप, वास्तव में देवराज का रूप प्रसाद है,
वास्तव में देवराज का रूप प्रसाद है। वास्तव से वास्तुमंडन, वास्तव में देवराज, देव से हो गया देव मूर्ति प्रकरण, का मतलब हो गया कोदन मंडन, रूप का मतलब हो गया रूप मंडन, और राजवल्लभ मंडन। ये जो किताबें हैं ये किसकी है? मंडन की है। तो भाई ये कौन से हैं? देखो ये 1 2 सोम सुंदर सूरी, सोमदेव सूरी, जयदेव और भुवन कीर्ति। अगर इन चारों पर अपने दिमाग लगा दी, ये चारों जैन कवि है भाई। जैन जिनके जो दरबारी है वो कौन से दरबारी है? जैन दरबारी है। ठीक है, ये इनके दरबार थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछते हैं कि कुंभा के दरबार में कौन सा विद्वान नहीं था, तो ये इसके दरबार के अंदर। रमाबाई 2 बार हो गया क्या? तो रमाबाई को यहां से उड़ा दो है ना। ठीक है, रमाबाई। उस रमाबाई को जो कुंभा ने कौन सा परगना दिया था? जावर का परगना दिया था ना, जावर का। और जावर में रमाबाई जो है विष्णु मंदिर का निर्माण करवाती है। विष्णु मंदिर का क्या करवाती है? निर्माण करवाती है। ये भी कुंभा की तरह क्या है भाई, संगीत के अंदर रुचि रखती थी। चलो वापस से देखो एक बार, अपन क्या पढ़ रहे हैं? कुंभा के दरबारी जो विद्वान पढ़ रहे हैं कि कुंभा के दरबार में कौन कौन रहते थे। तो पहले का नाम क्या है? कान्हा व्यास। इसने एकलिंग महात्म्य की रचना की, और इसका जो पहला भाग है राजवर्णन, ये किसने लिखा था? कुंभा ने लिखा था। दूसरा कौन है? मेहा। और मेहा ने कौन सी किताब लिखी थी भाई? तीर्थमाला, जो अपने को तीर्थों की जानकारी देती है। ठीक है, गोविंद, और गोविंद की किताबें बहुत सारी है। पहले का नाम है कला निधि, दूसरे का नाम है सार समुच्चय, द्वार दीपिका और द्वार धोरणी। ठीक है, ये किसकी किताब है? गोविंद की। और ये गोविंद कौन था? मंडन का बेटा था। मंडन कौन है? कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार है, जो 14 किसके? कुंभा के क्या दरबार में रहता है। ठीक है, फिर नाता। नाता कौन है? मंडन का भाई है, जिसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है वास्तुसार। देखो नाता वास्तुसार लिखता है और मंडन वास्तु मंडन लिखता है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, रमाबाई कुंभा की बेटी थी, कुंभा के दरबार में रहती थी, संगीत का शौक था। इस संगीत के इसने श्रृंगार चौरी बनाया था, श्रृंगार चौरी मंदिर बनाया था ना। और टीला भट्ट और सोम सुंदर सूरी, सोम देव सूरी और जयदेव और भुवन कीर्ति, ये जो 4 जैन विद्वान है, ये कुंभा के दरबार में रहते थे। और एक का नाम क्या है? मंडन। तो इनको ध्यान रखना भाई, इनको ढंग से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, लिख लेना ये चीजें है ना, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछते ही है। ठीक है, अब जो लास्ट वाली बात है कुंभा की, वो ये है कि कुंभा की जो उपाधि है वो क्या क्या है। बहुत सारी उपाधियां है भाई कुंभा की ना। ठीक है, पहली जो उपाधि है उसका नाम है हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान। दूसरी है इसकी उपाधि है, उसका नाम है हाल गुरु। अभिनव व्रताचार्य। अभिनव व्रताचार्य। ठीक है, चाप गुरु। ठीक है, परम भागवत। हाल गुरु, चाप गुरु, परम भागवत। ठीक है, आदि वराह। ये जो कुंभा की बहुत सारी, अभी तो 1 2 और है। ठीक है, हिंदू सुल्तान, हिंदुओं का प्रबल राजा होने के कारण इसे क्या कहेंगे भाई? हिंदू सुल्तान कहेंगे। ठीक है, हाल गुरु, पहाड़ी दुर्गों का निर्माण कराने के लिए, पहाड़ी दुर्गों को जीतने के लिए इसको क्या कहेंगे? हाल। हाल का मतलब क्या होता है? पहाड़ी होता है। अभिनव व्रताचार्य। व्रताचार्य कालांतर में बहुत बड़ा संगीतज्ञ था, और कुंभा अपनी तुलना व्रताचार्य से करता कि उससे उसके बाद में अगर कोई हुआ तो मैं हुआ हूँ। ठीक है, इस वजह से इसने एक उपाधि धारण की जिसका नाम क्या है? अभिनव व्रताचार्य। चाप। चाप का मतलब होता है धनुष। धनुष युद्ध विद्या के अंदर निपुण था, इस वजह से ये कौन सा गुरु कहलाया? चाप गुरु। परम भागवत और आदि वराह, ये गुज्जर प्रतिहारों ने धारण की थी, और कुंभा ने भी इस उपाधि को क्या की है? धारण की। ये कुंभा की क्या है? उपाधि है। ठीक है, तो ये उपाध्याय के बारे में ध्यान रखना। अब जो एक प्रशस्ति जो मैं आपको बता रहा था उसका नाम है अपना कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। और ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसमें लगी हुई है? विजय स्तंभ के अंदर लगी हुई है, विजय स्तंभ के अंदर। ठीक है, और जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है ये कब लिखी गई थी भाई? तो 3 दिसंबर 1460 को लिखी गई थी। ठीक है, इसके जो वास्तुकार थे कीर्ति, वो कौन कौन थे? अत्रि एवं अत्रि व महेश है। इसमें अपने को क्या क्या जानकारी मिलती है जल्दी से देख लेते हैं। तो ठीक है, तो कुंभा की जो उपाधियां हैं, इन उपाधियों की जानकारी अपने को यहाँ से मिलती है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से। और क्या मिलती है? कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है, इसमें जो कुंभा के जो जितने भी संघर्ष है, जैसे इसने किस किस को हराया? मालवा को हराया, मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना को हराया। तो ऐसे लिख सकता हूं, मालवा प्लस गुजरात की संयुक्त सेना को जो हराया,
संयुक्त सेनाओं को हराने की जानकारी इसके अंदर मिलती है। ठीक है, एक और अगर मैं बात बताना चाहूँ आगे तो ये लिख सकता हूँ कि कुंभा ने 3 जगह कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ कहाँ करवाया था? अचलगढ़, ठीक है, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़। यहाँ पे कुंभा ने क्या करवाया था? 3 जगह कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। ये डेट और ये जो चीजें मिलती है अपने को कहाँ से मिलती है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से मिलती है। कहाँ कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहाँ लगी हुई है? तो विजय स्तंभ के लगी हुई है। और इसका जो निर्माण है वो मतलब जो इसका वास्तुकार है वो कौन है? अत्रि एवं महेश है। तो ये थी भाई कुंभा की बातें। ठीक है, तो कुंभा को ढंग से देखना, कुंभा की साहित्य, कुंभा की उपाधियां, कुंभा का जो क्या नाम है किताबें, कुंभा की जो स्थापत्य कला है, क्या क्या कुंभा ने निर्माण करवाया था, कुंभा के दरबार में कौन कौन रहते थे, कौन कौन सी किताबें थी, ये सारा पढ़ना। कुंभा से क्वेश्चन आता है। अब कुंभा सबसे बड़ा शासक था, खत्म हो गया। इससे आगे पढ़ेंगे अपन कल। जय हिंद, जय भारत।